ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग अपने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई आपका एसी फंडामेंटल से। इसमें आपका दो सर्किट दिया हुआ है, दोनों सर्किट का पावर फैक्टर दिया हुआ है। ओके, और इन दोनों सर्किट को अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल पावर फैक्टर आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये इल्यूमिनेशन से है और इसमें आपको MSCP यानी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर पर वॉट एक तरीके से कैलकुलेट करना है। और अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो अभी जो हम लोग का SSC JPYQ चल रहा है भाई, मेड इजी वाला, इसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये 230 वोल्ट का लैंप है, टोटल फ्लक्स दिया हुआ है ना, करंट कितना ले रहा है ये भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी आपको MSCP यानी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर पर वॉट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने AC फंडामेंटल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भाई क्वेश्चन को हम लोग को समझना होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि भाई हम लोग के पास दो सर्किट दिया हुआ है और इन दोनों सर्किट का जो इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड है ये सेम है भाई। सबसे पहले आप समझिए कि भाई आप AC में काम कर रहे हैं तो इम्पीडेंस क्या होता है, Z इक्वल टू क्या होता है, V/I। हम लोग को पता भाई, जैसे मान लेते कोई भी अगर हम लोग सोर्स को दिखा रहे हैं है ना, AC सोर्स को, तो ज़्यादातर AC सोर्स को हम लोग जैसे हमारा सप्लाई वोल्टेज को हम लोग 0 एंगल पे दिखाते हैं है ना। तो जो वोल्टेज होगा मेरा ये क्या हो जाएगा, V एंगल 0 डिग्री, और जो करंट होगा कुछ भी हो सकता है, लैग कर रहा हो, लीड कर रहा हो है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे करंट का मैं दिखा दे रहा हूँ I एंगल θ1। तो ओवरऑल इनको जब सॉल्व करेंगे V/I का रेशियो आपको इंपिडेंस यानी इसका एक मैग्नीट्यूड मिलेगा और इसका एक एंगल मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल समझिए भाई कि जो इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ कर दिया है कि भाई जो दो सर्किट है, अब सर्किट को भी थोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं मेरा सर्किट A है और इधर है सर्किट B। कुछ इस तरीके का दिखा देते हैं भाई, ये हो गया R, ये हो गया आपका, इसको R1 मान लेते हैं, JX1 मान लेते हैं। इधर हम लोग सर्किट B को दिखा देते हैं, R2 हो गया और ये आपका JX2 हो गया। ओके, तो भाई इनके कॉम्बिनेशन के चलते हम लोग इम्पीडेंस देखने को मिला ना। मान लेते हैं Z1 इक्वल टू Z एंगल θ1 और यहाँ पे हम लोग दिखा देते Z2 इक्वल टू Z एंगल θ2। इस तरीके से हम लोगों ने इसलिए माना भाई क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इम्पीडेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इम्पीडेंस है इसका मैग्नीट्यूड Z लिया हुआ है, यहाँ पे भी हम लोगों ने Z लिया हुआ है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का ये जो हम लोगों ने मैथमेटिकली दिखाया बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है भाई। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट सर्किट का जो पावर फैक्टर है 0.8 है, यानी इसका मान लेते हैं हम लोग का cos θ1। φ1 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल, देखिए एक स्टेटमेंट आप हमेशा ध्यान रखिए, जो इंपिडेंस का एंगल होता है भाई वही मेरा पावर फैक्टर एंगल होता है। ओके, अब बोलिए ऐसे कैसे होता है भाई, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा। जो भी इंपिडेंस का एंगल होगा वही मेरा पावर फैक्टर एंगल होता है। तो cos θ1 इक्वल टू दिया हुआ 0.8 और सेकेंड सर्किट का आपका cos θ2 जो है आपका दिया हुआ है 0.6। अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि भाई अगर हम लोगों ने दोनों सर्किट को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है ना, दो तरीके कनेक्शन हो सकता है, या तो सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए या तो फिर पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए। तो भाई हम लोगों ने इसको पैरेलली कनेक्ट किया है। तो अगर आप इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन किया जा रहा है। तो इस तरीके से दिखा देते भाई, फर्स्ट सर्किट हो गया, सेकेंड सर्किट हो गया। ओके, ये मेरा R1 है, ये मेरा JX1 है, ये R2 हो गया और ये मेरा JX2 हो गया। तो भाई इनका ओवरऑल जो है आपका पावर फैक्टर बताना है कि ओवरऑल जो है cos θ क्या होगा। ओके, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे दो केस पढ़ेंगे भाई। फर्स्ट केस में क्योंकि क्वेश्चन में पैरेलली कनेक्शन का पूछा गया है, और सेकंड केस में हम लोग इसको सीरीज में भी कनेक्ट करके देखते हैं भाई। सीरीज में अगर जोड़ने के लिए कहता तो उस समय पावर फैक्टर कितना होता है ना, ओवरऑल पावर फैक्टर क्या होता सीरीज कनेक्शन में। तो अभी हम लोग सोल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई अभी हम लोगों ने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई इसका जो ओवरऑल इम्पिडेंस है ये मेरा Z1 इक्वल टू Z एंगल θ1 है, इसका जो है इम्पिडेंस मेरा Z2 इक्वल टू Z एंगल θ2 है। तो पैरेलल में हम लोग को पता है जो इम्पिडेंस होता है भाई है ना, यहाँ पे लिखे टोटल इम्पिडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है, ऐसे समझते हैं 1/ZT इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/Z1 प्लस 1/Z2। पैरेलल में ही तो होता है।
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 नेटवर्क दिए हो ना, अगर 2 से अधिक होता भाई तो पैरेलल के लिए हम लोग फिर एडमिटेंस वाला मेथड यूज करते। अगर आपने एसी फंडामेंटल पढ़ा हुआ है एसी में भी पैरेलल सर्किट में भाई, तो हम लोग को पता है कि पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग ज़्यादातर एडमिटेंस मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, तो भाई इसके लिए हम लोग सीधे सीधे इम्पीडेंस मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप जेड टोटल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। ओके, ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको पता होगा पहले से। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते हैं भाई। Z1 का वैल्यू मेरे को पता है क्या है, Z एंगल θ1 इंटू Z2 का वैल्यू मेरे को पता है Z एंगल θ2 डिवाइडेड बाय Z1 का वैल्यू मेरे को पता है Z एंगल θ1 प्लस Z एंगल θ2। ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया है। अब अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें भाई, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है ये अपने आप में क्या है, पोलर फॉर्म है भाई, यानी इसका मैग्नीट्यूड है एक एंगल, ये भी अपने आप में पोलर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड और एंगल है। तो भाई हम लोग को पता है, अगर मान लेते ए एंगल थीटा इंटू बी एंगल, इसको θ1 इसको θ2 मान लेते, तो हम लोग को पता भाई जो मैग्नीट्यूड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे सीधे, है ना, ए बी, और एंगल जो होता है हमारा ऐड हो जाता है θ1 प्लस θ2। ये पता होना चाहिए, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन पोलर फॉर्म का। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो सीधे से मल्टीप्लाई हो जाएगा Z इंटू Z यानी Z2, और जो एंगल होगा ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि पोलर फॉर्म में एडिशन नहीं होता भाई, पोलर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है, ओके ना। लेकिन यहाँ पे एडिशन है तो भाई इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, Z को कॉमन ले लेते हैं भाई, है ना, दोनों में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ भाई Z को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं θ1 प्लस θ2, और ये एंगल में है तो एंगल दिखा देते हैं इस तरीके से, ओके। तो ऐसे देखिए, एक Z से एक Z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, यह आ जाएगा आपका Z इंटू एंगल θ1 प्लस θ2, और ये हो जाएगा आपका एंगल θ1 प्लस θ2। क्लियर हुआ। अब भाई हम लोग को पता है कि इसके आगे, ध्यान से देखिए, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। और हम लोग को पता है जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म को अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ओपन करना हो, मान लेते ए एंगल θ डिग्री है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए और यहाँ पे हो जाएगा cos θ प्लस जे साइन थीटा, ओके। इसको और ओपन करेंगे तो भाई हो जाएगा ए cos θ प्लस जे इंटू ए साइन थीटा। ये भाई पोलर फॉर्म में था, इसको हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक तरीके से ओपन कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ करेंगे, डिनोमिनेटर में ऊपर जो है वैसे का वैसे ही रहने दे रहे हैं, Z एंगल θ1 प्लस θ2, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर आप ओपन करागे तो 1 छुपाना, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा cos θ1 प्लस जे साइन θ1, इसको अब ओपन करेंगे प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे रहने देते हैं, cos θ2 प्लस जे, यहाँ पे θ2 होगा, साइन θ2। क्लियर हो गया। अब अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें, ऊपर में वैसे का वैसे रहने दे रहे हैं θ1 प्लस θ2। अब यहाँ पे देखिए भाई, इसको ब्रैकेट तोड़ते तो क्या हो जाएगा, cos θ1 प्लस जे साइन θ1, इसको भी तोड़ते हैं, प्लस cos θ2 प्लस जे साइन θ2। अब हम लोग को पता है जो रियल पार्ट है उनको एक साथ कर लेते, तो भाई ये और ये क्या है, रियल पार्ट है, और जिसके आगे जे लगा होता है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है ना। तो अगर हम लोग उसको ऐसे करें, Z एंगल हो जाएगा θ1 प्लस θ2, और रियल पार्ट को एक साथ जोड़ दे रहे हैं, cos θ1 प्लस cos θ2, और इनमें भाई J कॉमन लेके, है ना, इसमें भी J इसमें भी J है, तो J कॉमन लेकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रेक कर दिया भाई। अब देखिए, हम लोग के क्वेश्चन में cos θ1 का वैल्यू दिया हुआ था 0.8, cos θ2 का वैल्यू दिया हुआ था 0.6, और हम लोग यहाँ पे sin θ1 का वैल्यू निकाल सकते हैं और sin θ2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, समझिए।
हम लोग को भाई ये पता है, तो यहाँ से हम लोग थीटा 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.8। इसका वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे कैलसी में, एक मिनट, कॉस इनवर्स 0.8 ये आ जाएगा आपका 36.86। ओके, तो भाई थीटा 1 पता चल गया, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। साइन थीटा 1 की जगह लीजिए 36.86। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 0.6। उसी तरीके से यहाँ से थीटा 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, है ना। थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 53.10। ओके 10 नहीं 13। ओके, तो थीटा 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2 की जगह हम लोग पुट करना है 53.13। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा, ये साइन 53.13 बिल्कुल सही है, 0.8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं भाई, जेड थीटा 1 प्लस थीटा 2 को वैसे रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे कॉस थीटा 1 का वैल्यू हम लोग को पता है 0.8 प्लस इसका वैल्यू हम लोग को पता है 0.6 प्लस जे इनका वैल्यू हम लोग को पता है, साइन थीटा 1 का वैल्यू आया कितना 0.6 प्लस साइन थीटा 2 का वैल्यू पता है हम लोग को 0.8। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं ऊपर में हो जाएगा जेड एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2, नीचे आ जाएगा 8 6 14 यानी 1.4 और यहाँ पे प्लस जे इनको भी जोड़ेंगे तो 1.4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई जो डिनोमिनेटर है ये मेरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, क्योंकि रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पोलर फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो जेड एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, ये तो पोलर फॉर्म में है ही अपने आप, इसको लेके आते हैं। तो भाई क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका √1.4 का स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो भाई दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, यानी देखिए ना इन दोनों को ऐड करेंगे भाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू 1.4 का होल स्क्वायर। तो भाई 1.4 का होल स्क्वायर है, रूट चढ़ौती तो बाहर आ जाएगा और ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, कैल्सी में भी अगर आप डाल के देखेंगे तो यही सेम वैल्यू आएगा भाई आपका। बिल्कुल सही। तो ये तो मैग्नीट्यूड होगा भाई, तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे डाल देते हैं 1.4 इंटू √2। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे tan इनवर्स, ये आ जाएगा आपका 1.4 डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट होता है, तो 1 हो जाएगा tan इनवर्स 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 45। यहाँ पे एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। अब क्योंकि भाई ये भी पोलर फॉर्म में है, ये भी पोलर फॉर्म, अब पोलर फॉर्म इसका मतलब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं भाई इजीली। तो पोलर फॉर्म में अगर आप डिवीजन करते हैं तो हम लोग को पता है भाई अगर a एंगल थीटा 1 डिवाइडेड बाय b एंगल थीटा 2 है, इस तरीके का डिवीजन है, तो भाई ये सीधे सीधे मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है, बाकी एंगल जो होता है माइनस हो जाता है भाई। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड को ऐसे रहने दे रहे हैं, एंगल को बस ऊपर लेके जा रहा है, तो ये आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 है और 45 एंगल ऊपर माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग को भाई थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू ऑलरेडी पता है, थीटा 1 का वैल्यू और थीटा 2 का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, इधर कॉस इनवर्स करके निकाला था ना। थीटा 1 का वैल्यू 36.86 है और थीटा 2 का वैल्यू 53.13 है, 53.13 और 36.86। तो क्योंकि भाई यहाँ पे दोनों को ऐड करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐड करेंगे तो ओवरऑल आपका ये 90 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे जो मेरा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, यानी जेड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस है 45 डिग्री और नीचे में है 1.4 इंटू √2। उसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो भाई क्या हो जाएगा आपका जेड एंगल 45, 90 में से 45 तो 45 ही बचेगा, ये हो जाएगा 1.4 इंटू √2, कोई दिक्कत नहीं।
अब भाई हम लोग को पता है, क्योंकि ओवरऑल पावर फैक्टर देखना है, मेरा क्या है जेड टोटल है, तो मेरे को ओवरऑल पावर फैक्टर देखना, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोग को पता है, जैसे पावर ट्रायंगल या फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल से देखते हैं भाई, तो यहाँ पे क्या होगा जेड आर अपॉन जेड होता है ना, ये फार्मूला आपको पता होगा, बेसिक सा फार्मूला इम्पीडेंस ट्रायंगल से। तो भाई यहाँ पे देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आर चाहिए ना, तो क्योंकि भाई ये पोलर फॉर्म में अपने आप में, तो इसको हम लोग फिर से इस फॉर्म में लेके जाते हैं कि इम्पीडेंस इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल होता है ना, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक साथ एक तरीके से ब्रेक करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्या किया जाए। इसको भाई हम लोग फिर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके चलते हैं, तो ओवरऑल देखेंगे तो भाई ये तो मेरा मैग्नीट्यूड है और ये इसका एंगल है 45 है ना, तो हम लोग को पता है कि भाई जो मैग्नीट्यूड इसको बाहर लेते हैं जेड अपॉन 1.4 इंटू √2 और अंदर में हो जाएगा कॉस, इसका ओवरऑल एंगल कितना 45 डिग्री प्लस जे साइन 45 डिग्री है ना, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मेट में लेके आना चाहते हैं भाई। इस फॉर्मेट में लाने से क्या बेनिफिट होगा अभी आपको समझ में आएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो जेड 1.4 इंटू √2 और cos 45 का हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा प्लस जे साइन 1 यानी 45 का वही आ जाएगा ना 1/√2, यानी सीधे सीधे 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं बनता भाई, ठीक है 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा जेड डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस जे जेड ये हो जाएगा 1.4 इंटू 2। तो भाई ये मेरा हो गया आर, ठीक है, और ये हो गया मेरा एक्स। तो अभी मुझे यहाँ पे आर बाय जेड करना, तो आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ जेड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 14 दूनी 28 यानी हो जाएगा 2.8, ठीक है भाई, इसका वैल्यू आ जाएगा ना जेड डिवाइडेड बाय 2.8 और ये हो जाएगा प्लस जे जेड डिवाइडेड बाय 2.8, सही बात है। तो भाई आर की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दिया डिवाइडेड बाय जेड, जेड यानी इम्पीडेंस भाई, तो इम्पीडेंस की अगर बात करें तो इम्पीडेंस मतलब क्या पूरा ओवरऑल, ठीक है। तो उसको किस फॉर्मेट है, क्योंकि हम लोग एट द एंड डिवाइड करना है यहाँ पे, तो डिवीजन के लिए भाई यही वाला लेके चलते हैं, यही वाला, ठीक है, क्योंकि मेरा ये टोटल इम्पीडेंस है ना, तो उसको अगर आप पुट करते हैं जेड डिवाइडेड बाय 2.8 और ये हो जाए एंगल 45, ओके। यहाँ पे √2 है ना भाई, एक मिनट 1.4 इंटू √2, सही है। इसको सॉल्व करते हैं, जो जो कटेगा उसको काट देते भाई, z डिवाइडेड बाई 2.8 और जो ऊपर चला यानी z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ भाई हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है भाई। तो एक मिनट, हम लोग यहाँ से r को उठा रहे हैं, z डिवाइडेड बाई 2.8 डिवाइडेड बाई यहाँ पे इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो इम्पिडेंस का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी z डिवाइडेड बाई 2.8 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी z डिवाइडेड बाई 2.8 का स्क्वायर, है ना। तो उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, 2 इंटू भाई डबल हो जाएगा ना, दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, z डिवाइडेड बाई 2.8 का होल स्क्वायर और ये रूट चढ़ जाएगा। तो ये तो भाई बाहर आ जाएगा, है ना, z डिवाइडेड बाई 2.8 बाहर आ जाएगा और √2 बस आपका यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर था, रूट चढ़ा हुआ था, इंटू √2 यहाँ पे √2।
तो भाई आर का वैल्यू डाल दिया, जेड का मैग्नीट्यूड आ गया हम लोग का जेड डिवाइडेड बाई 2.8 इंटू √2। सो सॉल्व करते अगर तो ठीक है, ये सीधे कट जाएगा भाई, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1/√2। और 1/√2 कहने का मतलब क्या, इसको कैल्शियम अगर डालते हैं हम लोग, एक मिनट, तो ओवरऑल भाई आपका आ जाएगा ये 0.707। ओके, तो इस तरीके से भाई आपको सॉल्व करना है। और आप सोचेंगे एग्ज़ाम में भाई इस तरह क्वेश्चन आया और मैं सॉल्व करूं, तो भाई कहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा आपका। तो हमेशा प्रैक्टिस करने का ये बेनिफिट होता है भाई कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो आपको पहले से ही पता होगा भाई कि ऐसे क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। ओके, बस डाटा चेंज नहीं होना चाहिए। और हम लोग इसमें सेकंड केस पढ़ते हैं भाई कि अगर इसको सीरीज में कनेक्ट किया हो रहा है तो क्या होता है ना। फर्स्ट तो हम लोगों ने केस समझ लिया पैरेलल कनेक्शन, अब हम आते हैं सीरीज होता है ओवरऑल पावर फैक्टर। तो सीरीज में कुछ इस तरीके का कनेक्शन दिखा दे रहे हैं भाई, दोनों नेटवर्क को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है, R1 JX1 R2 और ये हो जाए आपका JX2। तो ओवरऑल हम लोग को यही फार्मूला यूज़ करना है पावर फैक्टर के लिए, cos θ इक्वल टू R/Z, है ना। तो भाई मेरे को ओवरऑल यहाँ पे इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल इम्पिडेंस की बात करें क्या हो जाएगा, Z एंगल, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, Z1 एंगल θ1 प्लस Z2 एंगल θ2, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो क्या हो जाएगा Z एंगल θ1 प्लस Z एंगल θ2। अब इसको ओपन करके लेते हैं कि पोलर फॉर्म में है भाई ये, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड तो होता नहीं पोलर फॉर्म में, हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, Z ये हो जाएगा cos θ1 प्लस J sin θ1। उसी तरीके से इसको ओपन करेंगे, Z ये हो जाएगा cos θ2 प्लस J sin θ2। और हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से वैल्यू निकाल रखा भाई, cos θ1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.8, cos θ2 का वैल्यू दिया था आपका 0.6। यहाँ से हम लोग sin θ1 का वैल्यू निकाल लेंगे, यह आ जाएगा आपका 0.6, और यहाँ से हम लोग sin θ2 का वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 0.8। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालते हैं, ये हो जाएगा 0.8 प्लस J 0.6 प्लस Z ये हो जाएगा 0.6 प्लस J 0.8। इसको हम लोग तोड़ते हैं, Z इंटू 0.8, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 0.8Z प्लस Z इंटू 0.6 प्लस इसको तोड़ते हैं Z इंटू 0.6 प्लस Z इंटू 0.8, या फिर Z। अब रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, तो ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, और Z दोनों में कॉमन है भाई, है ना। तो Z कॉमन बाहर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 0.8 प्लस 0.6, कोई दिक्कत नहीं भाई, Z कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 0.8, यहाँ पे प्लस का साइन था प्लस दे दिया, यहाँ पे बचा 0.6। उसी तरीके से आगे देखते हैं, J कॉमन ले लेते हैं, Z कॉमन ले लेते हैं भाई, और अंदर में क्या बचेगा 0.6 प्लस 0.8, कोई दिक्कत नहीं। रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, इसको हम लोग अगर ऐड करें कितना हो जाएगा 1.4, दोनों का ऐड करें 1.4 इंटू Z हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस Z इंटू 1.4, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं J 1.4 Z। ये आ गया मेरा ओवरऑल इम्पिडेंस, किस में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब हम लोग यहाँ पे cos θ इक्वल टू R/Z लगाते हैं, तो भाई ये मेरा Z इक्वल टू R प्लस JXL के फॉर्म में है, तो ये मेरा R है भाई, तो R की जगह पुट करते हैं 1.4Z, और यहाँ पे इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं क्या हो जाएगा आपका √1.4Z का स्क्वायर प्लस 1.4Z का स्क्वायर। तो भाई इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए आपका 1.4Z, क्योंकि होल स्क्वायर डबल हो जाएगा तो ये तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका √2 बस बच जाएगा। तो ये आ जाए आपका 1.4 इंटू Z, और यहाँ बचेगा आपका √2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा सिर्फ 1/√2, तो और कितना आ जाएगा 0.707। यानी सीरीज कनेक्शन हो या फिर पैरेलल कनेक्शन हो, जो ओवरऑल पावर फैक्टर आएगा भाई वो 0.7 ही रहेगा, यानी दोनों केस में पावर फैक्टर आपका सेम आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई, है ना। एक क्वेश्चन है आपका
MSCP पर वॉट ऑफ द लैंप आपको कैलकुलेट करना। सबसे पहले जब आप इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे भाई, तो इल्यूमिनेशन के अंदर हम लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पे एक बुक का स्क्रीनशॉट डाला गया है, जैसे कैंडल पावर क्या होता है, ठीक है, लूमेन क्या होता है, कैंडल पावर क्या होता है, इल्यूमिनेशन क्या होता है, मीटर कैंडल, इसी का यानी कैंडल पावर का यहाँ पे डिफरेंट मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में एक तरीके से समझाया गया है। आगे बढ़ेंगे तो भाई यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है MSCP, फिर आपका आ जाएगा MHSCP, फिर आपका आ जाएगा यहाँ से रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, फिर आपका MHCP क्या होता है ना, डिफरेंट यहाँ पे लैम्प एफिशिएंसी से क्या होता है, स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है। तो इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भाई MSCP पूछा हुआ है, मेन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ल्यूमेन या फिर टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई। इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा समझना होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भाई मेरे पास एक लैंप है, इसका वोल्टेज दिया हुआ है, कितना है 230 वोल्ट, और 230 वोल्ट पे जब चलाएंगे तो भाई करंट कितना खींचेगा, ये आपका दिया हुआ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और टोटल फ्लक्स जो है आपका, उसको 5 से रिप्रेजेंट करता है, ये आपका दिया हुआ 1000 ल्यूमेन। ओके, आपको यहाँ पे बताना है MSCP पर वॉट, टोटल नहीं पूछा है, पर वॉट पूछा हो भाई। ओके, तो सबसे पहले आप समझिए कि भाई MSCP का यहाँ पे फॉर्मूला है, MSCP का फॉर्मूला है आपका टोटल फ्लक्स, या फिर इसी को लूमेन भी बोलते हैं भाई, डिवाइडेड बाय 4 पाई। ओके, अब यहाँ पे ध्यान समझिए, टोटल फ्लक्स आपका दिया हो भाई 1000, और यहाँ पे 4 पाई पहले से ही कांस्टेंट वैल्यू, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 4 पाई, पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेके चलना है, ये आ जाएगा आपका 79.61। तो ये टोटल MSCP है भाई, ये टोटल एक तरीके से। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, MSCP पर वॉट। ओके, तो पहले समझिए, हम लोग को यहाँ पे देखना है भाई जो मेरा लैंप है ये कितने वोल्ट का है, क्योंकि हम लोग को पता है वॉट मतलब पावर भाई, सीधी सी बात है। पावर इक्वल क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज भी दिया आपका और करंट भी आपका दिया हुआ है। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे 230 गुना 0.5, ये आ जाएगा 115 वोल्ट। ओके, तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं भाई ये मेरा टोटल MSCP है, यानी 115 वॉट के लिए टोटल जो MSCP है ना, कितना है आपका 79.61। तो भाई 1 वॉट के लिए, पर वॉट निकाला ना, तो भाई इतने वॉट के लिए इतना MSCP है, तो भाई 1 वॉट के हिसाब से कितना जाएगा, इसको सीधे सीधे हम लोग 115 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 0.6922। ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो ये आ गया भाई आपका B4 बॉल। ओके ना, तो आप समझ जाइए भाई यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करके निकाला ना MSCP, टोटल MSCP भाई पूरे बल्ब का, तो इतने वॉट के हिसाब से इतना MSCP, यानी 115 वॉट के हिसाब से इतना MSCP है, तो भाई 1 वॉट के हिसाब से कितना है, तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। ओके, इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है भाई कि लैंप एफिशिएंसी बताइए। इसमें एक और क्वेश्चन फाइंड ऐड कर देता है, ऑल्सो कैलकुलेट लैंप एफिशिएंसी। तो भाई लैंप एफिशिएंसी, क्योंकि लैंप जो है, जैसे यहाँ पे बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है मतलब कि आउटपुट में क्या देखने को मिलता है भाई, आउटपुट में आपको एक तरीके से इल्यूमिनेशन, यानी पूरा लाइट जो, यानी पूरा जो कमरा भाई ये रोशनी से चगमगा जा रहा है ना, यानी आउटपुट में मेरे को क्या मिलता है, एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, आउटपुट बटा इनपुट। लेकिन भाई आउटपुट में मेरे को क्या मिल रहा है, लूमेन, है ना, ठीक है, लूमेन मतलब फ्लक्स निकल रहा है ना भाई। यहाँ पे लूमेन का डेफिनेशन पढ़िए होता है क्या है। जैसे अगर आप LED बल्ब खरीदेंगे, उसमें आप देखिएगा 9 वॉट तो उसका भाई इलेक्ट्रिकल वॉटेज है, लेकिन वो आउटपुट पे कितना लूमेन दे रहा है। देखिए यहाँ पे लूमेन का डेफिनेशन क्या होता है, लूमेन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ लूमिनस फ्लक्स, यानी कितना वो एक तरीके से लूमिनस फ्लक्स बाहर फेंक रहा है ना, द अमाउंट ऑफ लूमिनस फ्लक्स गिवन आउट इन स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय 1
यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल बाय सोर्स ऑफ हैविंग एन इंटेंसिटी ऑफ 1 कैंडल। यानी अगर आपके पास कोई बल्ब है जिसका यहाँ पे 1 कैंडल, अभी कैंडल पावर क्या होता है भाई, है ना, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। 1 कैंडल पावर का और एक सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल स्ट्रेट रेडियन का इसका यूनिट होता है भाई, ठीक है ना। तो 1 कैंडल पावर का बल्ब है और 1 सॉलिड एंगल बनाते हुए भाई आपका ये लुमिनस फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, उसको हम लोग 1 लुमेन बोलते हैं। तो इसको पढ़ना पड़ेगा भाई डेफिनेशन, क्योंकि अभी हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यूज पे हैं, तो ये सब पे ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो आउटपुट भाई मेरे को लुमेन मिल रहा है और इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या, वॉटेज भाई। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई ये जो बल्ब है 230 वोल्ट का, ये कितना लुमेन दे रहा है, 1000। और इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, वोल्टेज में यहाँ पे लिखा है ना, वोल्टेज इंटू करंट। तो 1000 डिवाइडेड बाय 230 गुना 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 1000 डिवाइडेड बाय 115, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1000 डिवाइडेड बाय 115 ये आ जाए भाई आपका, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये आ जाएगा, एक मिनट भाई, सही तो है हम लोग का। सही भाई, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यही सेम पैटर्न पे भाई आपका ये क्वेश्चन भी एक तरीके से है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं लिखा है ना, टोटल फ्लक्स जो है, या फिर ये जो टोटल आउटपुट लुमेन जो बल्ब दे रहा है आपको, दिया हुआ है कितना है आपका 2200 लुमेन, ठीक है। और बल्ब का यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग और करंट दिया हुआ है आपको, MSAP पर वॉट निकालना है। तो अभी जस्ट हम देखा, पहले टोटल MSAP निकालते हैं। अगर यहाँ पे टोटल की बात हो रही है, क्या हो जाएगा आपका टोटल लुमेन, यानी 2200 डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये क्या हो गया, टोटल हो गया भाई, है ना। अब मुझे पर वॉट चाहिए, तो पहले वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वॉट की बात करें कितना हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट 200 इंटू 1 यानी 200 वॉट। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं भाई, टोटल वोल्टेज मेरा 200 था, 200 वॉट के हिसाब से मेरा टोटल MSAP कितना आया 2200 डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो भाई पर वॉट निकाला, यानी 1 वॉट के लिए कितना हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और नीचे में डिवाइड हो जाएगा आपका ये 200 वॉट। तो 200 यहीं पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 11 टाइम में कट जाएगा भाई। जो भी आएगा वो आपका MSAP पर वॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है भाई, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे।